परमवीर का। परमवीर आज अपना माइक ओपन रखेगा। हाँ तो भाई हमने आज करवाना है एडी करंट्स, ठीक है। एडी करंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है पोटेंशियल डिफरेंस। और जब इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या फॉलो हो गया, क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट। मतलब कंडक्टर के अंदर करंट्स फॉलो होते हैं। अब क्योंकि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, ईएमएफ मतलब क्या काम करती है, उसको अपोज करती है जिसके कारण वो पैदा हुई है। इसका मतलब कंडक्टर्स भी जो हैं वो जो करंट होंगे ना, वो भी उनका यही काम होगा कि वो भी उस काज का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे अपोज, तो हम तीसरी यूनिट में जाते हैं एक बार। तीसरी यूनिट में हमने बताया था जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जब कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट हो जाता है। ये है इसका मेन कारण, जो लेंज लॉ का मेन कारण है कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो काज का अपोज करती है। तो उसका मेन कारण जो है वो यही होता है कि जब हम कंडक्टर का फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो पैदा हो जाती है और उसके कारण करंट फ्लो होते हैं, उनको बोलते हैं एडी करंट्स। और वो एडी करंट्स होते हैं, उनके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड और पैदा होता है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब वो उसका फिर क्या करता है, फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो उसका अपोज करते हैं। तो एडी करंट्स जो होते हैं वो किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। और इंड्यूस्ड एडी करंट्स का जो फील्ड होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। तो एडी करंट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेकिन ये समाल होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, समाल होते हैं लेकिन जुड़ जुड़ के ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। मतलब अगर हम फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा कर दें, यानी कि ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी तो करंट भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, समाल करंट्स, समाल करंट्स इंड्यूस्ड इन द body of conductor when its magnetic flux changes, जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाए। जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होंगे और ये करंट जो है वो एडी करंट्स कहलाते हैं। तो अब एडी करंट्स की एप्लीकेशन क्या है, और क्योंकि ये जो होते हैं ज़्यादातर एनर्जी लॉस करते हैं, इनका यूज भी होता है, तो एडी करंट्स की पहले हम एप्लीकेशन करवा देते हैं। इनका दूसरा नाम फोकाल्ट करंट भी होता है, FACOULT, फोकाल्ट करंट। मतलब ये साइंटिस्ट फोकाल्ट ने बताए थे, इसलिए इनका नाम हो गया फोकाल्ट करंट भी कहा जाता है। अब एडी करंट्स की एप्लीकेशन है भाई, पहले एप्लीकेशंस करवाते हैं। एडी करंट जो होंगे उनका यूज़ होता है मैग्नेटिक ब्रेक्स में। आसानी से समझने वाला सबसे मेन पॉइंट होगा मैग्नेटिक ब्रेक्स। परमवीर आ रही है ना आवाज़, ओके। मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स में कैसे काम करते हैं, जो ट्रेन होती हैं उनके अंदर टायर्स के पास जो है वो क्या लगी रहती है, जो रिम होते हैं ट्रेन के उनके पास लगी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यानी कि ये रेल है, पटड़ी मतलब, और इसके ऊपर ये टायर हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इनके नज़दीक जो होगी
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, जब ब्रेक लगाने होते हैं तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ऑन कर दिया जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ऑन करेंगे तो जो पटड़ियाँ होंगी उनका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उनके ऊपर मैग्नेटिक लाइंस उनमें से पास होंगी। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं तो उनकी फील्ड स्ट्रेंथ हम चेंज करते हैं, करंट वगैरह चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इन पटरियों का क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इनमें से चेंज होने वाली, पास होने वाली लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस की स्ट्रेंथ अगर कम ज़्यादा होगी तो इनका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इनमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट्स। और एडी करंट्स फ्लो होंगे इन पटरियों में। और एडी करंट्स के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनका पटरियों का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो रेल्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड। और रेल्स का मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में कैसे भी हो, तो इनका पटरियों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने से वो उनके ऊपर ऐसे प्रेशर लगाएं, उनको रोकेंगी दूर से। जैसे एक चुंबक होती है, उसके नज़दीक जब हम रिपल्सन करवाते हैं तो हम उसको उसकी तरफ, इस ये मैग्नेट है, जैसे ये एन हो गया और ये दूसरे का भी एन हो गया एन, तो जब हम इस एन को इसकी तरफ सरकाएंगे ना तो ये इधर मूव करेगी क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। तो इसी तरह इसमें होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। या ये मान लो कि एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड इनके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए उसका अपोज होता है तो ट्रेन्स जो है वो स्लो हो जाती है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी स्पीडोमीटर्स। स्पीडोमीटर जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि भाई हमारी बाइक है, कार जो है वो कितनी तेज़ चल रही है। तो उनमें जब बाइक में देखोगे तो तुम्हें जो फ्रंट जो टायर होता है हमारा आगे वाला, उसमें दो वायर लगी होती हैं। एक तो लगी रहती है स्पीडोमीटर की और एक होती ब्रेक वाली वायर। तो जो स्पीडोमीटर वाली वायर होती है उसके अंदर सिस्टम होता है। वहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक्सल होता है, टायर का जो एक्सल होता है उसके तरफ एक मैग्नेट लगा देते हैं। जब मैग्नेट होगी इसके दोनों तरफ तो ये सर्कुलर मूव करेगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में ये एक्सल मूव करेगा, या इससे रिलेटेड कोई कॉइल लगा देंगे वो मूव करेगी। और कॉइल मूव करेगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट्स। और एडी करंट्स के कारण एडी करंट्स की स्ट्रेंथ को हम एक मीटर में कैलिब्रेट कर देते हैं। तो वो जो करंट अगर ज़्यादा होगा तो मीटर की जो सुई है वो ज़्यादा उठ जाएगी, यहाँ से जीरो से मतलब। और अगर स्लो चल रही है तो इसका मतलब एडी करंट कम है, उनकी स्ट्रेंथ कम है, तो ये सुई कम उठेगी। मतलब एडी करंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम स्पीड के साथ कैलिब्रेट कर देते हैं, ऐसे सेट करते हैं कि भाई करंट की स्ट्रेंथ लो है तो स्पीड लो होगी, तो स्पीड करंट की स्ट्रेंथ कम होगी। तो वो करंट के अकॉर्डिंग हमें ये जो सुई होगी ये करंट ना दिखा के हमें स्पीड दिखाएगी। उठती किसकी वजह से है, ये एडी करंट्स के कारण। और मेजर क्या कर रहे हैं हम, स्पीड। मतलब तेज़ चलाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा तो एडी करंट ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। एडी करंट ज़्यादा पैदा हो जाएंगे तो ये स्पीड हमें ज़्यादा दिखा देगा। स्लो चलाएंगे तो एडी करंट की स्ट्रेंथ कम होगी तो ये हमें कम दिखाएगा। तो ये हो गया हमारे पास स्पीडोमीटर्स के अंदर। अगला है इसके अंदर स्पीडोमीटर्स के बाद दूसरा है फर्नेंस में, इलेक्ट्रिक फर्नेंस के अंदर होता है, इंडक्शन फर्नेंस बोलते हैं जिसको, इंडक्शन। हाँ बोलो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो है, फर्नेंस का मतलब होता है भट्टी।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक भट्टी में यूज़ करना है, यानी कि किसी को पिघाड़ने के लिए। भट्टी जो होती है वो जलाने के लिए भी होती है, और पिघाड़ने मतलब उबालने के लिए भी होती है, किसी के लिए भी हो सकती है। भट्टी जो होती है घरों में, मतलब एक टाइप का चूल्हा होता है। लेकिन ये इंडक्शन है, इंडक्शन फर्नेस है, तो इसका यूज़ होता है ज़्यादातर क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म अलॉयज़ बनाने के लिए। अलॉय मतलब अलॉय बनाने के लिए या किसी मेटल के पीस को पिघाड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। तो कैसे होता है, तो इसके अंदर जो है हम ये जो फ्रेम होती है इसके बीच में मेटल के पीसीज को रख देते हैं। जो दो मेटल हमने पिघाड़ के मिलानी है, ये दोनों हमने यहाँ पे रख दी, और यहाँ लगा देंगे मैग्नेट, लगा देंगे एन और एस। ये वेरिंग मैग्नेट होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और वो इन मेटल पीसीज में से पास होगा, मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी। अगर इनकी फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होती है तो इसका मतलब इन जो मेटलिक पीसीज थे उनका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मतलब जो मेटल के पीस लिए थे हमने किसी मेटलिक फ्रेम के अंदर बंद कर दिए, वो उनको पिघाड़ना है, तो क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है इनके दोनों, मतलब जिसमें ये रखी गई है, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करेंगे, तो इन मेटल पीसीज का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इन मेटल पीसीज के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट्स। एडी करंट्स के कारण और इनके रेजिस्टेंस के कारण क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो इनमें क्या चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये गर्म होंगे तो पिघल जाएंगे। मतलब ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि ये जो मेटल पीसीज जो हैं इस फर्नेस के अंदर क्या हो जाते हैं, फिर पिघल जाते हैं, और पिघल जाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे, यानी कि अलॉय बन जाएगी। तो कोई मोल्टन मेटल बनानी, उसका द्रव बनाना हो मेटल का, मतलब पिघाड़ना हो उसको, या फिर दो मेटल्स को पिघाड़ के आपस में मिलाना हो, तो इंडक्शन फर्नेस का यूज़ होता है। और उसमें होता ऐसे ही है कि जो फ्रेम है उसका और मेटल पीसीज का क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसमें प्रोड्यूस होते हैं हीट प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने से ये गर्म होंगे, और गर्म होकर ये पिघल जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास इंडक्शन फर्नेस का। डेडबीट गैल्वेनोमीटर के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है, जो गैल्वेनोमीटर की सुई होती है, या एम्पियर है, एमीटर है, या वोल्टमीटर है, उनकी जो रीडिंग वाली जो सुई होती है उसके अंदर ओसिलेशन नहीं होते। अगर उसके अंदर ओसिलेशन होते हो तो हम उसको एकदम उसकी एग्जैक्ट रीडिंग जो होती है ये नहीं बता सकते कि इतना करंट है, ये इतनी वोल्टेज है, या इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर वो जैसे हमने उसका स्विच ऑन करते ही उसकी नीडल जो है एक एग्जैक्ट जगह पे रुक जाती है, तो इसका मतलब वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर है। तो उसके लिए क्या होता है भाई, गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि भाई गैल्वेनोमीटर करंट कैसे बताता है। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बताया था 30 यूनिट में। लेकिन उसकी नीडल के साथ साथ अगर उसकी एग्जैक्ट रीडिंग बतानी होती है तो उसकी जो नीडल होती है उसके साथ एक मेटलिक फ्रेम लगा दी जाती है, और ये मेटलिक फ्रेम जो होती है वो एक मैग्नेट के अंदर होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्या होता है कि जैसे ये करंट के कारण ये सुई जो है उठेगी तो ये जो मेटलिक फ्रेम होती है ये घूमेगी, मतलब ये रोटेट करेगी थोड़ी सी। ये फ्रेम अगर रोटेट करती है यहाँ से यहाँ आ जाती है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस फ्रेम का, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे एडी करंट्स, और एडी करंट्स जो होंगे उनके कारण प्रोड्यूस होगा फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड। और वो इंड्यूस्ड फील्ड ये जो मैग्नेट लगाई हुई है इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब कहने का ये है कि जो इंड्यूस्ड एडी करंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इस कॉइल में, मेटलिक फ्रेम में, ये इस नीडल से टच नहीं रहती, नीडल के साथ जुड़ी रहती है। इसका करंट इस नीडल को परेशान नहीं करता है। लेकिन ये जो फ्रेम अगर नीडल के साथ साथ ये फ्रेम मूव करती है, नीडल घूमेगी किसकी वजह से, जो मेन गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट है उसकी वजह से। मतलब करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है ना डिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो अगर ये नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है तो इसके साथ साथ ये मेटलिक फ्रेम भी मूव करेगी, अपनी जगह चेंज करेगी।
चेंज करेगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। एडी करंट्स के कारण जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा तो ये उसको ऑसिलेट नहीं करने देगा, मतलब उसको एग्जैक्ट उसी जगह पे रोक देगा। और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो धड़कन थी, इसकी जो बीटिंग थी, इसके जो ऑसिलेशन थे वो जीरो हो गए, मतलब ये डेड बीट गैलोमीटर हो गया। हम इंस्टेंटली रीडिंग बता सकते हैं भाई करंट इतना फ्लो हो रहा है या इतनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है या इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एमीटर, वोल्टमीटर और गैलोनोमीटर डेड बीट तो उसमें काम आती है। ठीक है, बैक ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की बैक ईएमएफ का जो मेन कारण होता है वो होता है एडी करंट्स की वजह से इंड्यूस्ड फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा करंट के कारण, उसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसका जो रूटर होता है वो मैग्नेटिक कॉइल्स के अंदर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक कॉइल्स के अंदर मेटलिक जो कॉइल होती है वायर की, तो जैसे ही उस हमने एकदम करंट को स्विच ऑन करते हैं मोटर को चलाने के लिए तो एकदम जो है इस कॉइल जो होती है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम इंक्रीज हो, मैग्नेटिक फील्ड एकदम इंक्रीज होगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस की संख्या एकदम बढ़ जाएगी, पहले जीरो थी फिर एकदम बढ़ जाती है, तो इस रूटर में से जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं उनकी संख्या में एकदम डिफरेंस आ जाता है, यानी कि d∅dt फ्लक्स के अंदर एकदम चेंज आएगा। समान टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज आने का मतलब है कि यहाँ पर फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है ना वो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़्यादा हो गई और उसके कारण यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस हो गए। और एडी करंट्स के प्रोड्यूस होने से एक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और दोनों के अपोज के कारण जो होता है ये मोटर जो है वो रोटेट करने लग जाती है, क्योंकि इसके आगे पीछे बेयरिंग लगे होते हैं तो उसके कारण जो है ये जल्दी रोटेट होने लग जाती है, फिर ये बैलेंस हो जाता है। यानी कि मोटर की स्टार्टिंग जो होती है वो एडी करंट्स के एप्लीकेशन के कारण होती है, इसी को कहा जाता है बैक ईएमएफ। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी कुछ एडी करंट्स की। अब एडी करंट्स जो होते हैं ना, करंट के कारण क्या पैदा होती है, हीट, और हीट जो होती है वो अनवांटेड एनर्जी हो जाती है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी जो हमने अप्लाइड एनर्जी की है उसी से तो हीट पैदा हुई है, तो उस हीट का कई बार यूज़ नहीं होता और वो यूजलेस होती है। यहाँ पे जो इंडक्टिंग फर्नेस बताई थी उसमें तो हीट का यूज हो गया, लेकिन अगर उसका यूज़ ना हो, हीट तो ज़रूर पैदा होगी, करंट फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब उसका मिस यूज़ हो रहा है, मतलब वो एनर्जी लॉस है। तो इसका मतलब अगर हमने एनर्जी लॉस को ख़त्म करना है तो हम क्या करें, हमने एडी करंट्स को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। और एडी करंट्स को मिनिमाइज़ कब कर सकते हैं, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में वो कम कर दें, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है वो कम करें, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम करें। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैसे कम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं एक्चुअल एरिया घटा के। मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो कम कर नहीं सकते, तो हम एक्चुअल एरिया जो होता है वो घटा देते हैं। एक्चुअल एरिया डिक्रीज़ करके हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज कम कर सकते हैं, यानी कि एडी करंट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने एलीमीटर देखा होगा या ट्रांसफार्मर होते हैं टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर या चार्जर के अंदर, ख़राब चार्जर वगैरह को खोल के तुम देखोगे तो हमें एक मिलेगा ट्रांसफार्मर, चौकोर सा होता है रेक्टेंगुलर फ्रेम का। ये जैसे ये हो गया, ये उसकी रेक्टेंगुलर फ्रेम हो ऐसे, और ये बीच में से जुड़ के यहाँ पे हमें वायर्स मिलेंगी, इसके चारों तरफ वायर घूमी हुई तार मिलेंगी इसके चारों तरफ, या बीच में भी तार मिल सकते हैं ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है। ये जो है ये बीच के अंदर भी इसमें तार की कॉइल मिलेंगे, कई तार मिलेंगे ऐसे लिपटे हुए ऐसे। तो ये जो है ये ट्रांसफार्मर है।
तो इसकी जब हम खोलते हैं, वैसे तो हमने इसकी मोटाई इतनी मोटी दिखाई दे रही है इसकी मोटाई, लेकिन जब हम इसको खोल लेंगे, इसको खोलते हैं या इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर हमें है ना पतली पतली पत्तियाँ मिलती हैं इस टाइप की, ई टाइप की पत्ती मिलेंगी ऐसे, ये आपस में जुड़ी हुई मिलती है। ये ऐसे एक पत्ती इस टाइप की मिल जाएगी, फिर दूसरी इस टाइप की पतली पत्ती होती है। ये पत्तियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है, इनको जोड़ जोड़ के इसकी थिकनेस को इतना मोटा कर दिया जाता है, ये थिकनेस मोटी हो जाती है, मतलब ये लाइनिंग हमें साफ दिखाई देती है। इसको तोड़ते हैं तो ये पतली पतली बारीक पत्तियाँ मिलती हैं, वो इसीलिए बनाया जाता है। और इन पत्तियों के बीच में भी इंसुलेशन होती है। इंसुलेशन होने का मतलब है कि इन पत्तियों के बीच में जो है हम एक ऐसा मटेरियल लगा देते हैं जो इनको आपस में जुड़ने नहीं देता, इनके करंट को एक दूसरे में जाने नहीं देता, मतलब एडी करंट्स को। तो उससे क्या होता है कि एडी करंट्स कम हो जाते हैं इस फ्रेम के, और इस फ्रेम के एडी करंट्स कम हो जाएंगे तो जो हीट पैदा होगी बेकार की वो कम हो जाएगी और एनर्जी का लॉस कम हो जाएगा, ये होगी इंसुलेशन। सिमिलरली जो मोटर वगैरह बताई थी मैंने, जब मोटर की वाइंडिंग होती है, किसी भी मिस्त्री जो है होता है इलेक्ट्रिक मिस्त्री, उसके पास जाके हम देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो होता है उसकी कॉइल्स के अंदर एक सॉल्यूशन डालता है गोल्ड, और उसको कम से कम 10-15 घंटे एक आध दिन के लिए उसको सुखाता है, मतलब वो वार्निश होती है, और वो वार्निश जो होती है वो उन तारों के बीच में डल जाती है। तो जो कॉइल होती है उसकी अपेरेंट मोटाई तो हमें मोटी दिखाई देती है, लेकिन वायर्स के बीच में वार्निश डलने से उनका आपस का कनेक्शन हट जाता है, और उसकी वजह से जो है वो अपेरेंट एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा और एडी करंट्स मिनिमाइज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमने एडी करंट्स को मिनिमाइज करना है तो एक्चुअल एरिया जो होता है कंडक्टर का उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर की बजाय, मतलब एक तो होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, किसी कॉइल के डैम्प्ड ऑसिलेशन, जैसे हम क्या करें, एक कॉइल ले ली हमने, ये कोई कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया NS। इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें, ये सारी है, ये एरिया इसका कवर हो रहा है सारा, ये कवर है ये एरिया, और इसको अगर हम रोटेट करेंगे, मतलब थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे इसको, तो ये अगर रोटेट करेगी यहाँ पे इस फील्ड में, तो ये रोटेट करेगी ना। एक बार जब इसको हिला के छोड़े हम ऊपर से, तो क्या होगा, ये जैसे ऐसे हिल रही है, ऐसे ये ऐसे हिलेगी, तो इसके अंदर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बी ए कोस थीटा वाले फार्मूले से देखो ना, तो इसका हम एरिया चेंज कर रहे हैं ना, इसका बी चेंज कर रहे हैं, हम क्या चेंज कर रहे हैं, थीटा। तो जब थीटा चेंज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें प्रोड्यूस होंगे एडी करंट्स, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे तो इसमें प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड फील्ड, और ये फील्ड इस अप्लाइड फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉइल एक बार तो ज़ोर से हिलेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, और फिर ये धीरे 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 हिल के इसके ऑसिलेशन डेड हो जाएंगे, मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यानी कि शुरुआत में तो ये ऑसिलेशन इस टाइप के दिखा देंगे, फिर ये धीरे धीरे होके और ऐसे डेड हो जाएंगे। इनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये डैम्प्ड हो गए, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गई। और अगर हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन लेना चाहते हैं, इस कॉइल को कंटिन्यूसली जो है ना ऑसिलेट करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका अपेरेंट जो एक्चुअल एरिया जो है उसको कम कर देंगे, मतलब अब इस कॉइल को हम इस टाइप का बना देंगे। ये कॉइल तो ऐसे रहेगी, लेकिन इसको जो है हम इसके बीच में से स्ट्रिप्स काट देंगे, मतलब इसको बीच में से काट देंगे। तो अब इसका जो है एक्चुअल एरिया कम हो जाएगा, मतलब अपेरेंट तो ये पूरा एरिया दिखाई देगा, दिखाई तो देगी पूरी फ्रेम, लेकिन ये बीच में खाली जगह हो जाने से एरिया, एक्चुअल एरिया कम हो गया, मतलब मैग्नेटिक लाइन जो है कुछ खाली जगह में से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसका कम हो जाएगा, यानी कि एडी करंट्स जो है वो फिर कम हो जाएंगे, और ये फिर अपोजिट फील्ड ही कम हो जाएगा, तो ये आराम से ऑसिलेट करती रहेगी, मतलब फिर हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेंगे। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब होता है ये ऑसिलेशन मिलेंगे अब कंटिन्यूसली।
अब ये इनका इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा, काफ़ी टाइम तक ऑसिलेट करती रहेगी। तो अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए या हमने एनर्जी लॉस को कम करना है तो एडी करंट्स को डिक्रीज़ करेंगे। और एडी करंट्स के डिक्रीज़ करने का मेन तरीका तो यही है कि भाई हम उस कंडक्टर का क्या चेंज कर दें, एरिया। दिखाई ज़्यादा दे लेकिन एक्चुअल एरिया कम हो, मतलब उसको इंसुलेट करें, उसको लेयर्स में चेंज करें।